हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 तक हमने बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया है कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैटर? एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। यानी कोई भी चीज जो हम ऐसे देख पा रहे हैं जिसके पास मास है और उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो क्या होता है? मैटर होता है। लाइक एयर हो गया, एयर मैटर है क्योंकि एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया, एक्सपेरिमेंट में हमने प्रूव किया था। प्लस उसका मास भी होता है, ये भी हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा था कि क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद बाकी सारी चीजें तो हमें पता है, पेन हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, हम सारे लोग हैं, सारी चीजें मैटर है। लेकिन फीलिंग्स वगैरह जो हो गई, जैसे हैप्पीनेस हो गया, सैड हो गया, ये सारी चीजें मैटर नहीं होती। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखी थी मैटर की, कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, उन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वो लगातार मोशन में होते हैं और उसी मोशन की वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। उसी मोशन की वजह से उनमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी मॉलिक्यूल्स तेज मूव करते हैं, स्पीड बढ़ जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट पढ़ा था कि उनके बीच में फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, और आपका चौथा पॉइंट पढ़ा था उनके बीच में स्पेस होता है बहुत सारा। फिर हमने क्लासिफाई किया था मैटर को, फिजिकली क्लासिफाई किया था, केमिकली क्लासिफाई किया था, राइट। व्हाट इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन? अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। है ना। केमिकल क्लासिफिकेशन वी विल डू इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम क्या करेंगे? उसको नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन, है ना। सॉलिड को हमने 2 पार्ट में बांटा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड्स आर दोज जिसमें पार्टिकल बहुत पास थे, लिक्विड्स में थोड़े दूर होते हैं, एंड गैसेस में बहुत ज्यादा दूर थे। सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स था, शेप भी फिक्स था। लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स था लेकिन शेप फिक्स नहीं था, एंड गैसेस का कोई भी फिक्स नहीं था, ना ही शेप ना ही वॉल्यूम। अगर आप बात करें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की, तो सॉलिड में सबसे कम थे और गैसेस में सबसे ज्यादा थे। स्पेस ज्यादा होने की वजह से गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा थी और सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम थी, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड में थी, डेंसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड में थी और सबसे कम किसमें थी? गैस में थी। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी और सॉलिड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम थी, क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, गैसेस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? मूव करते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर हमने बात करी जो हमारे 3 फेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। वो कौन कौन से आपके? सॉलिड्स हैं, है ना। कौन कौन से? सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, है ना। सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं एंड गैसेस हैं। हमने बात की इनमें आपस में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। इवन जो है हम सॉलिड को, है ना, गैस में भी सीधा चेंज करते थे, है ना। सॉलिड को किस में चेंज करते थे? गैस में चेंज करते थे। हमने एग्जांपल क्या क्या देखा था इसका? सॉलिड से जो डायरेक्टली गैस में चले जाए। मैंने कहा था कि जब भी हम फेज चेंज करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, तो बीच में एक लिक्विड स्टेट आती है। सॉलिड से गैस में जाने के लिए इंटरमीडिएट स्टेट, लिक्विड स्टेट आती है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड से गैस में डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल में हमने देखा था नैप्थलीन बॉल। एग्जांपल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। नैप्थलीन बॉल्स हो गया, ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स एग्जांपल ध्यान देंगे अच्छे से। नैप्थलीन बॉल हो गया, कपूर हो गया, NH4Cl भी होता है। क्या होता है? NH4Cl, याद रखेंगे। नैप्थलीन बॉल्स क्या होता है? नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है। नैप्थलीन बॉल्स, कपूर और NH4Cl। नैप्थलीन बॉल्स, कपूर और NH4Cl, ये ऐसे होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स, मैक्सिमम पार्टिकल्स जो आपके आसपास है, जो मैक्सिमम सब्सटेंसेस है, मेटल्स है, वो सॉलिड से पहले लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। जैसे, है ना, बिल्कुल कन्वेंशनल एग्जांपल आपका आइस का। आइस को आप मेल्ट कराते हो, वाटर बनता है। वाटर को आप मेल्ट कराते हो, उससे क्या बनता है? गैस बनता है। वाटर को आप वेपराइज कराते हो, सॉरी, तो गैस बनता है। गैस को कंडेंस कराते हो, आपका क्या बनता है? लिक्विड बनता है। और लिक्विड को फ्रीज करते हो, क्या बनता है? आपका सॉलिड बनता है। ठीक है, ये हमने देखा था। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज फ्यूजन या मेल्टिंग। इसको कहते थे फ्यूजन या मेल्टिंग।
क्या कहते थे, फ्यूजन या मेल्टिंग कहते थे, ठीक है। वहीं पे लिक्विड से गैस में कहते थे इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। हम इसको मेनली वेपोराइजेशन बोलते हैं। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन। आई विल टेल यू इन डिटेल। इवेपोरेशन के एप्लीकेशन भी पढ़ने अपने को, ठीक है। तो वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों सेम बातें नहीं होती, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको या तो आज के लेक्चर में लास्ट में बिल्कुल, और टाइम नहीं बचेगा तो बिल्कुल कल कराएंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में कराएंगे, बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में आने को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और गैसेस से सॉलिड में जाने को भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। वो पार्टिकल्स, वो मैटर्स जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में चेंज हो जाते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में चेंज हो जाते हैं, those are called as sublimate। क्या कहलाते हैं? वो सब्लिमेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो सब्लिमेट कहलाते हैं। ऐसे पार्टिकल्स जो आपका सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, those are called as sublimate। क्या कहलाते हैं? वो सब्लिमेट कहलाते हैं। those are also called as sublimate। और उसके एग्जांपल आपके नैप्थलीन बॉल्स, कपूर एंड NH4Cl। नैप्थलीन बॉल्स, कपूर और NH4Cl। अब आप सोच रहे हो कि इसका एग्जांपल क्यों नहीं करा रहे? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसके तो सारे एग्जांपल है ना। आप पानी ले लो, वो भी यही है। कोई भी नॉर्मल जो सब्सटेंस होगा वो पहले आपका सॉलिड से लिक्विड में, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर, ठीक है। हम कहते हैं सॉलिड्स का शेप जो है फिक्स होता है। हम कहते हैं सॉलिड्स का शेप फिक्स होता है, ठीक है। तो रबर कैसे सॉलिड है? ठीक है, रबर के बारे में बताया था कि रबर सॉलिड है या क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी सॉलिड्स के बताया था क्लासिफिकेशन, कि सॉलिड के क्लासिफिकेशन दो, ठीक है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है परफेक्ट सॉलिड होता है, और है ना। और दूसरा होता है आपका एमॉर्फस सॉलिड। क्या होता है आपका एमॉर्फस सॉलिड, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर, राइट। सॉरी, क्लास 12 में। किसमें पढ़ेंगे? क्लास 12 में एमॉर्फस सॉलिड। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं परफेक्ट सॉलिड होते हैं, जैसे आपके नमक का टुकड़ा हो गया, ये सारे आपके क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड आर नॉट ट्रू सॉलिड्स, बट को सॉलिड्स के कैटेगरी में ही रखते हैं, ठीक है। तो रबर किसका एग्जांपल है? एमॉर्फस सॉलिड का ही एग्जांपल है। रबर किसका एग्जांपल है? रबर इज द एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। रबर किसका एग्जांपल है? एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है, ठीक है। तो रबर इज अ सॉलिड, ठीक है। किस तरह का एग्जांपल है? रबर इज अ एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। आप एक्सप्लेन करना चाहो फर्दर तो आप बोल सकते हो रबर इज अ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस की बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज है जो आपको पढ़नी है। अभी पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतना आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आपको इंटरेस्ट है क्यों ना, ठीक है। तो रबर इज एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, राइट। ये एग्जांपल है ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। रबर किसका एग्जांपल है? एमॉर्फस सॉलिड का। एग्जाम में पूछा जाता है कि रबर सॉलिड है या नहीं, तो सॉलिड तो डेफिनेटली, राइट, सॉलिड तो। चलिए, ठीक है। अब हमें दो टर्म डिफाइन करने बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक आता था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अभी हम आपको एक ऐसी डेफिनेशन देंगे, है ना, जो डेफिनेशन आपको अभी काम आ जाएगी क्लास 9 10 में। बट जब हम एक बार 11th क्लास में पहुंचेंगे, 11th 12th में पहुंचेंगे, जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे 11th 12th में इक्विलिब्रियम नाम का, किस नाम का? इक्विलिब्रियम नाम का, तो हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी जो काम है वो जुगाड़ू काम है, मतलब आपके लेवल को ठीक है, आपके लेवल को उतना जानना ठीक है, लेकिन जब आप 11th 12th में पहुंचोगे तो आप पढ़ोगे चैप्टर इक्विलिब्रियम नाम का, तो वहां आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, राइट। तो आप कुछ ऐसे भी सवालों का जवाब दे पाएंगे कि, है ना, जब हम ऊपर जाते हैं तो दाल जल्दी पक क्यों जाती है, ये सारे सवालों का हम जवाब दे पाएंगे, राइट, ठीक है ना। तो सॉरी, जब हम ऊपर जाते हैं तो दाल पकने में टाइम क्यों लगता है, पानी बॉयल होने में टाइम क्यों लगता है, प्रेशर कुकर में दाल जल्दी क्यों पक जाती है, ठीक है। इस सारे सवालों का हम जवाब दे पाएंगे। चलिए, तो पहला हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। ये जो भी चीज हम डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे डिफाइन करते हैं ना, किस पे? स्टैंडर्ड कंडीशन पे, मतलब कि हमारा प्रेशर कितना हो 180 एम, प्रेशर क्या हो 180 एम, इस पे डिफाइन करते हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट,
नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट हम डिफाइन करते हैं कब, तो हमारा प्रेशर कितना 180 एमएल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिफाइन करते हैं। जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको किस पे डिफाइन करते हैं, याद रखेंगे इस चीज को। अभी के लिए फिलहाल आगे आप इसको समझ लेंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। आगे आप क्लास 11 वगैरह पढ़ेंगे तो आप समझ लेंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। तो स्टैंडर्ड केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं किस पे, 180 एम प्रेशर पे। किस पे, 180 एम प्रेशर पे, राइट। 180 एम प्रेशर पे डिफाइन करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेंपरेचर होता है, नाम नहीं है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ऐसा टेंपरेचर होता है जिस पर क्या हो आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाए, है ना। टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स get converted into liquid. Any solid gets converted into liquid. ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाए, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाए, वो क्या कहलाता है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स get converted into liquid, और इसी को फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए, है ना, उसी टेम्परेचर पे आपका सॉलिड लिक्विड में भी कन्वर्ट होता है, लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज, ठीक है, टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट को आप क्या कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट से उल्टा हो गया। मेल्टिंग क्या होता था, मेल्टिंग क्या होता था आपका, मेल्टिंग होता था ऐसा टेम्परेचर, देखो मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता था, मेल्टिंग प्रोसेस होता था, समझेंगे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन की प्रोसेस, ये कहलाती थी आपकी मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन की प्रोसेस कहलाती थी आपकी फ्रीजिंग। क्या कहलाती थी आपकी, फ्रीजिंग। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन की प्रोसेस कहलाती है मेल्टिंग, एंड लिक्विड से सॉलिड में पहुंचाने की प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ध्यान देंगे, डेफिनेशन बनाना बहुत आसान है। मेल्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड, है ना, गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाए, ऐसा टेम्परेचर, मतलब ऑलरेडी बता दिए। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या रखेंगे, 180 एम प्रेशर रखेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या रखेंगे, 180 एम प्रेशर रखेंगे, यानी कि 180 एम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मतलब नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, इन सबको हम डिफाइन किस पे करते हैं, इन सबको हम डिफाइन नहीं करते हैं, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जब प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्रेशर, तो ऐसा टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। कोई सॉलिड, कोई पर्टिकुलर सॉलिड है, वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन दे सकते हैं कि टेम्परेचर जिसमें कोई पर्टिकुलर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। फ्रीजिंग क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, टेम्परेचर जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाए। तो हमें डेफिनेशन इज वेरी इजी, डेफिनेशन इज वेरी इजी। मेल्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स, and melting point is defined as temperature at which any particular solid gets converted into liquid. Freezing point is defined as temperature at which any particular liquid gets converted into solid. ठीक है, बहुत आसान है। वाटर के केस में आपको याद रखना, सबका आपको मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट याद नहीं रखना। वाटर के केस में मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की डिफरेंस अलग अलग है, लेकिन टेम्परेचर सेम होता है। मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना, ये आपको होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता था, आइस वाटर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और वाटर आपका आइस में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, चलिए 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना जानते हो। डिग्री सेल्सियस में अगर 273 का ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन हो जाता है। क्या हो जाता है, केल्विन हो जाता है। टेम्परेचर चेंज सीख ले, आपने बचपन में भी सीखा होगा
लेकिन टेम्परेचर में भी कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। डिग्री सेल्सियस का केल्विन में है ना कन्वर्जन, केल्विन का डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। नहीं आती है तो सीख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो, है ना, नोट करवा देता हूं आपको, इसको आप नोट कर लो, फिर कन्वर्जन दे दूं। देखिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये दोनों तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ, फिर भी आप इसको सीख लीजिए, आपका होमवर्क भी है। डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में आप अपना कन्वर्जन आप सीख लीजिए, ठीक है। केल्विन में मैं समझा देता हूं आपको, केल्विन में समझा देता हूं। डिग्री सेल्सियस में जितना भी टेम्परेचर हो, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, अगर उसमें आप 273 ऐड कर लो तो क्या आ जाता है, टेम्परेचर इन केल्विन आ जाता है। क्या आ जाता है, टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273 ऐड कर लो तो टेम्परेचर इन केल्विन आएगा, राइट। क्या आ जाता है, टेम्परेचर इन केल्विन आ जाता है। मान लो कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आपको दिया 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कितना है, वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस। क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड करोगे तो केल्विन आ जाएगा, 273 केल्विन। यानी कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। क्या होगा आपका, 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, ठीक है। याद रहेगा, है ना। कन्वर्ट करना सीख लें। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि है ना कन्वर्ट करना है, मतलब कन्वर्ट करना है 10 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, 10 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन नोट कर लेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, है ना, 373 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, ये दोनों मान लो क्वेश्चन आपको करना है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, देखें। टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन में टेम्परेचर आपको चाहिए पहले केस में, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री, प्लस इसमें मैं करेंगे 273, तो टेम्परेचर इन केल्विन कितना आ जाएगा, 283 केल्विन आ जाएगा। टेम्परेचर इन केल्विन कितना आ जाएगा, 283 केल्विन आ जाएगा। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 273 का एडिशन करना पड़ेगा। और मान लो वहीं पे केल्विन को हमें सेल्सियस में बदलना, ये तो हो गया, आसान है। हमें केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, तो क्या होगा, टेम्परेचर इन केल्विन को इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये हमारा फॉर्मूला था। हमें केल्विन वाला टेम्परेचर दिया हुआ, हमें डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर चाहिए, तो हम डिग्री सेल्सियस वाले को इधर ले आएंगे, इसको इस तरफ फॉरवर्ड करेंगे, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आपका कितना आ जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन, ये प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 273। तो टेम्परेचर इन केल्विन कितना है, 373 माइनस 273, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। क्या आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब हमें सेल्सियस को केल्विन में बदलना था तो हमने 273 ऐड किया, जब हमें केल्विन को सेल्सियस में बदलना था तो हमने 273 सब्ट्रैक्ट किया। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, आसान है। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है आपका, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, राइट, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सपोज है क्या, बॉइलिंग पॉइंट, एक टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, आउट ऑफ बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग के बाद क्या होता है, बॉइलिंग के बाद जो लिक्विड होता है, बॉइलिंग किसका करते हैं, बॉइलिंग करते हैं लिक्विड का, बॉइलिंग किसका करते हैं, लिक्विड का करते हैं, और लिक्विड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करते हैं। बॉइलिंग से क्या करते हैं, हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं। बॉइलिंग करके हम क्या करते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, सीधी सी बात है। तो आसान इसलिए समझ आएगा, बॉइलिंग करके हम क्या करते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं। अभी मैं बता दूं, प्रेशर 1 atm ही रखते हैं। प्रेशर कितना रखते हैं, 1 atm ही रखते हैं, 1 atm प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर पे, ध्यान देना, 1 atm प्रेशर पे, ठीक है। टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच, है ना, ध्यान दें, टेम्परेचर एट विच
liquid, any particular liquid, any liquid gets converted into solid, Boiling point कैसे डिफाइंड है? Boiling point डिफाइंड है, सॉरी गैस, any liquid converted into gas. Boiling point कैसे डिफाइंड है? टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर, तो एक्सटर्नल प्रेशर आपका 180 तो होना चाहिए. ऐसा टेम्परेचर जब आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लग जाए, गैस में कन्वर्ट होने लग जाए, वाटर आपका वेपर में कन्वर्ट होने लग जाए. Boiling point is defined as temperature at which liquid gets converted into gas. Any liquid, any particular liquid है ना gets converted into gas. जिस particular liquid पे आपका गैस है ना, जिस particular टेम्परेचर पे आपका लिक्विड गैस बनाने लग जाए, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लग जाए, वो क्या कहलाता है? आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. तो बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड्स get converted into gas. कोई लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होने लग जाए, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होने लग जाए, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होने लग जाए, वो टेम्परेचर क्या होता है? आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है. क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है. और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. पर अगर केल्विन में लिखना चाहे तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था, फॉर्मूला टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 गिव्स टेम्परेचर इन केल्विन. केल्विन में चेंज करने के लिए हमें 273 का ऐड करना पड़ेगा. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है. तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, आपका केल्विन में निकालना, केल्विन में तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना दिया? 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड करेंगे तो मिलाकर कितना आ जाएगा? 373 केल्विन आ जाएगा. टेम्परेचर इन केल्विन कितना आ जाएगा? 373 केल्विन. तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर आपसे पूछे व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछे व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आप क्या बताएंगे? है ना, क्या बताएंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको आएगा 100 डिग्री सेल्सियस. क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस. या केल्विन में बदलना हो तो क्या होगा? आपका केल्विन में 373 केल्विन. तो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना था? फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना था? फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट वो तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस. क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस. दैट वाज 0 डिग्री सेल्सियस. हां, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस था. और केल्विन की बात करेंगे तो 273 केल्विन था. कितना था? 273 केल्विन, है ना. आपका क्या था? देखिए फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आपका कितना था? डिग्री सेल्सियस में आपका 0 डिग्री सेल्सियस था और केल्विन में 273 केल्विन था. और आपका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस था. कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस. और केल्विन में कितना था? 373 केल्विन. कितना था? 373 केल्विन. ठीक है, तो प्रोसेसेस हमने देख ली अच्छे से. ठीक है, कि प्रोसेसेस क्या थे? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना आपका क्या था? मेल्टिंग था या फ्यूजन था? लिक्विड से गैस में वेपोराइजेशन है, इवेपोरेशन. गैस से आपका लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन. और लिक्विड से आपका सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या था? आपका फ्रीजिंग था. ठीक है, हमने मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी डिफाइन कर लिया, हमने बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन कर लिया. वाटर के केस में हमने देख भी लिया कि वाटर के केस में आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से मेल्टिंग पॉइंट. और 273 केल्विन में लिखना चाहें तो 273 केल्विन. अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में. और केल्विन में आपका देखेंगे तो 373 केल्विन. अब आपके लिए होमवर्क भी है. एक होमवर्क तो ये दिया था कि आपको सीखना है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे. डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे. आपको पता है हमारे बॉडी का नॉर्मल टेंपरेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस. इसको हमें फ़ारेनहाइट में नहीं पता होता 98.4 या 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना. तो हमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए. तो आपका घर के लिए जो काम है वो ये है ना. घर के लिए जो काम है वो ये है कि आपको ये देखना है. ठीक है, आपको ये देखना है कि वो जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस. उसको भी आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. यानी कि और फ्रीजिंग पॉइंट कितना? 0 डिग्री सेल्सियस. उससे भी आपको क्या करना है? फ़ारेनहाइट में बदलना है. घर के लिए काम है, देख लीजिए.
कि आपको 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके आना, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके आइएगा, और 0 डिग्री सेल्सियस विच इज फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसको भी आपको किसमें कन्वर्ट करके आना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके आना है। आपका घर का काम है, ठीक है, क्या आपका किसका काम है, घर से करके आना, ठीक है, तो ये आप घर से करके आइएगा, ओके, ठीक है। एक और चीज देखते हैं आप, एक और चीज देखते हैं, ठीक है, कि जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि लिक्विड को गर्म करते हैं तो गैस में कन्वर्ट होता है, और सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। देखिए आपने पढ़ा है कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है वाटर का, आइस में रहते हैं, आपने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस दोगे, ठीक है, तो ये वाटर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस दोगे तो वाटर आपका किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, सीधी सी बात है, वाटर आपका किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस वाटर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो कल हम इसी को और डिस्कस करेंगे इस प्रोसेस को एग्जैक्टली कैसे होता है, किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है इसमें, लेटेंट हीट का टर्म। कौन सा टर्म, लेटेंट हीट, है ना। लेटेंट हीट को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत जरूरी भी चीज है, लेटेंट हीट पढ़ना है। लेटेंट हीट मतलब छिपा हुआ हीट, तो हमें पढ़ेंगे कि छिपा हुआ हीट जाता कहां से, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन हो गई, ठीक है। तो लेटेंट हीट हमें पढ़ना है, हमें देखना कि ये लेटेंट हीट जाता कहां है ना। लेटेंट हीट आपका दो तरह का होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो कल हम वाटर के ऊपर फिर से फेज चेंज करेंगे, आइस को वाटर में बदलेंगे, वाटर है ना, और वाटर को वाटर वेपर में। आइस को हम किसमें बदलेंगे, वाटर में, और वाटर को वाटर वेपर में, आइस को वाटर में और वाटर को वाटर वेपर में। और देखेंगे लेटेंट हीट क्या है, यानी कि छिपा हुआ हीट। लेटेंट हीट मतलब छिपा हुआ हीट, ये टर्म क्या है, और इसको डिटेल से चर्चा करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फिर हम देखेंगे इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस क्या है। उसके बाद से हम देखेंगे कि इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और हम देखेंगे कि इवेपोरेशन तो हमारे लाइफ में कई चीजें, गर्मियों में हम कपड़े कैसे पहनते हैं, है ना, सुराही में हम पानी पीते हैं ना, सुराही में पानी पीते हैं, तो उसमें पानी क्यों पीते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं सारी। तो इन्हीं चीजों के साथ मिलेंगे आपके लेक्चर, अगले लेक्चर में, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गाइस अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।